सूरज की तपिश ने एका रोज के पंखों में मौजूद मोम को पिघला दिया और वो गिरता चला गया। वो समंदर में गिरा, वो डूब गया, वो कभी ना उभर पाया। कितना दर्दनाक था ये। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जाने कि उसे दिली अफसोस हुआ था। पर उस चेहरों ने उसे ये क्यों कहा कि कल रूस सा बन जाना। भला उसका एका रूस से क्या ताल्लुक। उसे बेदिली से लैपटॉप बंद कर दिया। दिल पर ढेरों बोझ आकर गिरा था। एका रूस को मरना नहीं चाहिए था। वो होले से बड़बड़ाई थी और फिर जहाँ बैठी थी वहीं लेट गई। वो इस वक्त कुछ भी सोचना नहीं चाहती थी। आज की शाम उसके लिए बहुत ही खौफनाक साबित हुई थी। उसका दिमाग कह रहा था टैरो ने उसके मुस्तकबिल के मुतालिक जो भी कहा था वो सब झूठ था। ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। लेकिन दिल उसे किसी खतरे से आगाह कर रहा था। बाहर में जाए वो टैरो, वो स्याह कार्ड और इकारोस भी। उसे गुस्से से कहा और मोबाइल बंद करते हुए करवट बदल ली। भीगी रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगी थी। कहा जाता है इस दुनिया में इंसान का घर उसकी चाय पनाह है। जब वो अपने घर में होता है तो महफूज होता है। खास तौर पर औरत। दीन इस्लाम भी कहता है कि औरत अपने घर में सबसे ज़्यादा महफूज होती है। लेकिन कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहाँ औरत बच्ची के रूप में अपने ही घर के मर्दों के हाथों जिनसी हरासगी का शिकार होती है। क्या ऐसी बच्चियाँ अपने आने वाली ज़िंदगी में नॉर्मल रह पाती हैं? क्या वो किसी मर्द पर भरोसा कर पाती हैं? क्या उनकी शख्सियत मुकम्मल होती है? सालों गुजर जाने के बाद भी वो उन सवालों के जवाब नहीं ढूंढ पाई थी। कभी कभी वक्त गुजर जाता है, इंसान बच्चे से जवान और फिर बूढ़ा हो जाता है, लेकिन वो माजी के किसी ऐसे लम्हे में कैद रह जाता है जिससे वो चाहकर भी नहीं निकल पाता। ऐसा ही उसके साथ हुआ था। वो माजी के कुछ ऐसे नाखुशगवार लम्हों में कैद थी जो आज भी उसे उतनी ही तकलीफ देते थे जितनी उसे उस शाम महसूस हुई थी जब वो गलती से उनके कमरे में चली गई थी। वो 8-10 साल की बच्ची थी जो पहले ही अपने घर में चलने वाले हालात और वाक़यात सी वजह से डरी सहमी रहती थी। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे उस छोटी सी बच्ची को पूरी तरह से तोड़-फोड़ कर रख दिया था। अम्मा, अम्मा! वो अपनी दादी माँ की तलाश में सारे कमरों की तलाशी ले रही थी। सूख टाइलों वाले सहन के चारों जानिब कमरे ही कमरे बने थे। मीर शहाबुद्दीन के तीनों बेटे एक ही घर में रहते थे और मीर शहाबुद्दीन का असल नाम शहाबुद्दीन था। लेकिन तबलीगी जमातों में हिस्सा लेने और नमाज रोज़े की पाबंदी ने उन्हें पूरे कस्बे में मीर साहब के नाम से मशहूर कर दिया था। आसपास के इलाकों में जितनी भी तबलीगी जमातें आती, उनका खाना मीर साहब के घर से बनकर जाता था। मगरिब का वक्त होने वाला था और उस वक्त भी घर की सारी खवातीन 3 दिन के लिए आने वाली तबलीगी जमात का खाना बनाने में मसरूफ़ थीं। उसे दादी माँ को बुलाने के लिए भेजा गया था ताकि वो अपने हाथों से खाना डाल सके। उसे कमरे में झांक कर देखा तो वहाँ उसे दादी माँ नजर नहीं आई। अलबत्ता सुरमई रंग की लंबी दाढ़ी वाला शख्स मेज से टोपी उठाकर सर पर रो रहा था। बाबा, आपने अम्मा को देखा? बच्ची ने उन्हें देखते पूछा था। उसकी आवाज़ सुनकर वो पलटे और सर से पांव तक बच्ची को देखा जिसका आधा वजूद दरवाजे से बाहर था और गर्दन अंदर किए मासूम आंखों से उन्हें देख रही थी। नहीं, तुम्हारी अम्मा को तो नहीं देखा, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है। वो शख्स अपनी सुरमाई दाढ़ी की निस्बत काफ़ी चुस्त और तवाना था। क्या? बच्चे की आंखों की चमक बढ़ गई और वो जल्दी से आगे बढ़ी। आओ इधर मेरे पास। वो हाथ के इशारे से उसे अपने पास बुला रहे थे। बच्ची कशमकश की कैफियत में वहीं खड़ी रही। फिर उस शख्स से अपने कुर्ते की जेब से कुछ निकाला था जिसमें कुछ पैसे थे और कुछ रंग बिरंगी टॉफियाँ। बच्ची की आंखों की चमक उन पैसों को देखकर बढ़ गई। वो बेहासा उनकी तरफ बढ़ी। उन्होंने बच्ची को पकड़कर उसके गाल पर प्यार किया और उस लकड़ी की पुरानी सी कुर्सी पर बैठते हुए उसे अपनी गोद में बिठा लिया। ये सारे पैसे मेरे हैं? वो मासूमियत से पूछ रही थी। हाँ हाँ, ये तुम्हारे हैं। वो बार बार उसके दोनों गालों पर बोसा कर रहे थे। बच्ची को उनकी दाढ़ी के बाल चुभ से रहे थे। उसे अब उलझन सी होने लगी थी। मेरी बेटी अब बड़ी हो रही है। उसके हाथ अब बच्ची के जिस्म पर रेंगने लगे थे। बच्ची का दिल तेजी से धड़का था। उसे अब अच्छा नहीं लग रहा था। छोड़े मुझे। वो अब मचलने लगी थी। पैसे चाहिए ना तो चुप करके बैठी रहो। उन्होंने अपनी गिरफ्त सख्त की थी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तकलीफ के बायस बच्ची के बाकी अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए थे। उन्होंने उसे गलत जगह छुआ था। बच्ची तड़प कर उठी थी। तभी बाहर कदमों की आहट की आवाज़ उभरी और उस शख्स ने बच्ची को गोद से उतारा और फटाफट खड़े हो गए। उससे बच्ची के हाथ में वो पैसे थमाए और उसे जाने का इशारा किया। और वो बच्ची को समझ नहीं आया था उसके साथ क्या हुआ था। वो सट पड़ चुकी थी। फिर वो बिना कुछ सोचे वहाँ से भागी थी। वो सबकी नसों से चुभती अपने कमरे तक पहुंची और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने हाथ में पकड़े उन पैसों को देखा और फिर उन्हें नफरत से नीचे फेंक दिया। बाहर कदमों की आवाज़ें ऊपर रही थी। वो डरकर कमरे में रखे मुसहरी नुमा बेड के नीचे छुप गई और फिर बिना आवाज़ रोने लगी।
वो जाने कितनी देर वहाँ छुपी रोती रही थी। उसकी दबी-दबी सी मासूम सिसकियाँ कमरे में गूंजती रही थीं। वो नहीं जानती थी उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मगरिब की अज़ानें शुरू हो चुकी थीं और वो शख्स अब टोपी उठाए मस्जिद की जानिब बढ़ गया था। ईमान, ईमान! उसके नाम की पुकार समाज से टकरा रही थी। उठ जाओ, ताई अम्मी कह रही हैं, असर का वक्त हो गया है, तुम्हें उठा दूँ। अब मेहरबानो उसे कंधे से पकड़कर हिला रही थी। जैसे ही मेहरबानो ने उसे छुआ, वो एक झटके से उठ बैठी। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था, चेहरे पर खौफ था, जबकि जिस्म पसीने से शराबोर था। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? मेहरबानो ने उसकी हालत देखते पूछा। वो कुछ फटी-फटी नसों से इर्द-गिर्द देखती रही और जब उसे यकीन हो गया कि वो ख्वाब था, तो उसने गहरा साँस लिया और अपने जिस्म को ढीला छोड़ दिया। दिल अभी तक तेज़ी से धड़क रहा था। उसने बेहासा छत पर लगे पंखे को देखा, जिसके पर हौले-हौले घूम रहे थे। ये पंखे को क्या हुआ? इतना आहिस्ता क्यों चल रहा है? दिमाग में कुछ छुपा था। उसे बिलावजह ही गुस्सा आ गया था। चेहरे के तासुरात तन से गए थे। पता नहीं, बिजली का कोई इशू हुआ है। वक़ार चेक कर रहा है। वो अब अपना फ़ोन चार्जर पर लगा रही थी। ईमान ने एक गहरा साँस लिया और पीछे से उतर आई। वो अब जूते पहन रही थी। मेहरबानों ने सर पाँव तक उसे देखा, जो पसीने से तर थी। वैसे इतनी गर्मी तो नहीं है जितना तुम पसीने में भीगी हुई हो। वो उनमें सुखेड़ती पूछ रही थी, जबकि ईमान ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो जानती थी मेहरबानों के सवालात ख़त्म होने वाले नहीं थे। आज उसका आखिरी पेपर था। वो ज़ोहर के बाद ही सोई थी। तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि पंखा नहीं चल रहा? इसी वजह से गर्मी लग रही है। उसे बिना देखे जवाब देती वॉशरूम में घुस गई। मेहरबानों ने ताज्जुब से उसे देखा। बेचारी पढ़-पढ़ कर चिड़चिड़ी हो गई है। वो खुद ही होले से बड़बड़ाई और फिर बिस्तर की चादर दुरुस्त करने लगी। उसे सफाई का कीड़ा था। उससे याद आया, अरे याद आया, नमाज़ पढ़कर ऊपर आ जाना। आज मौसम बहुत अच्छा है। ठंडी हवाएं चल रही हैं। बादल भी हैं। शायद बारिश हो जाए। वो उसे इत्तला देती जा चुकी थी, जबकि ईमान ने वॉशरूम में वॉश बेसिन के पास आईने के सामने खड़ी रही थी। वो दोनों हाथों में पानी भर-भर कर मुँह पर गिरा रही थी। फिर वो रुकी और आईने में खुद को देखने लगी। उसकी आँखें सुर्ख हो चुकी थीं। वो देखती रही और फिर एक आँसू उसकी पलकों की बाट तोड़कर गाल पर फिसलता चला गया। आँसुओं का नमकीन पानी उस पानी में घुल-मिल गया था, जिससे वो अपना चेहरा धो रही थी। लेकिन आईना झूठ नहीं बोलता। वो उसकी रोती आँखों का सबूत पेश कर रहा था। जाने कितनी देर वो बिना आवाज़ रोती रही और फिर शावर लेने के बाद वो असर की नमाज़ पढ़कर ऊपर चली आई। मौसम वाक़ई अच्छा था। ताज़ा हवा जब उसके वजूद से टकराई तो उसे सुकून महसूस हुआ। उनके घर की छत काफ़ी बड़ी थी। चारों जानिब चारदीवारी थी। छत पर एक जानिब वक़ार का पोर्शन था, जहाँ वो और उसकी बीवी रहते थे, जबकि बाकी हिस्सा फ्री था, जहाँ घर के बच्चे सारा दिन ऊधम मचाते थे। सुमैया भाभी ने अपने पोर्शन में पौधे लगाए हुए थे। उनका घर मेन रोड पर था, जहाँ से आती-जाती गाड़ियाँ नज़र आती थीं। "आप ही पेपर कैसा हुआ?" ये हुमैसा थी, जो ईमान से 5 साल छोटी थी। "अच्छा हो गया।" उसने बस 2 लफ्ज़ी जवाब दिया। वो मौसम की ठंडक को अपने अंदर उतार लेना चाहती थी। कुछ देर पहले तक उसका वजूद चल रहा था, लेकिन नमाज़ और अब ठंडी हवाओं ने जैसे मरहम रख दिया था। "आप भी? आपकी आँखों को क्या हुआ है?" वो उसकी सूजी-सूजी आँखों को देखकर पूछ रही थी। "ज़्यादा सोई हूँ शायद।" वो नसें चुराते बस इतना ही कह पाई। "चाय लाऊँ आपके लिए?" उमैसा ईमान से बहुत ज़्यादा अटैच थी, तभी बार-बार फ़िक्रमंदी से पूछ रही थी। "हाँ, ले आओ। कोई सर दर्द की दवा हो तो वो भी ले आना।" ईमान ने कहा तो वो सर हिलाती चली गई, जबकि ईमान अब सुमैया भाभी के लगाए के पौधों के करीब आकर खड़ी हो गई थी। सुमैया भाभी आजकल मायके गई हुई थी, इसलिए वो बेफ़िक्री से वहाँ घूम रहे थे। "तुम्हारे प्रैक्टिकल कब खत्म होंगे?" मेहरबानों ने ईमान से पूछा, जो मोती के पौधे पर झुकी उस पर लगे एक छोटे से सफ़ेद फूल को सूंघने की कोशिश कर रही थी। गर्मी के बायस वो फूल मुरझा गया था। उसे याद था ये पौधा उसे सुमैया भाभी से कहकर रखवाया था। उसे फूलों में सफ़ेद फूल पसंद थे और खुशबुओं में चंबेली की खुशबू। अभी आज जो पेपर एंड हुए हैं, अगले महीने प्रैक्टिकल हो जाएंगे। उसके बाद रिजल्ट तक फ्री हूँ। ईमान ने अपने बालों को कान के पीछे उड़स से कहा, जो हवा चलने के बायस उड़ रहे थे। और उसके बाद? अगला सवाल उभरा। अभी सोचा नहीं, पढ़ना चाहती हूँ। उससे होले से जवाब दिया और तभी सीढ़ियाँ फलांगती उमैसा वहाँ आई थी। उसके हाथ में ईमान का मोबाइल था। ये आपका फ़ोन बज रहा था। वो फूली सांस के साथ उसे फ़ोन थमाते बोली। ईमान ने फ़ोन पकड़ा तो उसकी दोस्त बिनिश की कॉल थी। अस्सलाम वालेकुम। उससे फ़ोन उठाया। वालेकुम सलाम ईमान, तुम्हारा पार्सल आ गया है जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतज़ार था।
मैंने ड्राइवर के हाथ भेजा है, तुम देख लेना। अभी मुझे मामा के साथ जाना है, मैं शाम में बात करूँगी। और दूसरी बात ये कि तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, इसकी पेमेंट तुम नहीं भेजोगी मुझे। ओके बाय, रात में बात करते हैं। वो तेज़ से बोलती फ़ोन बंद कर चुकी थी, जबकि पार्सल कल सुनकर ईमान का रोआ-रोआ खड़ा हो चुका था। हाथ बिला वजह ही काँपने लगे थे, चेहरे की रंगत बदल गई थी। क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? मेहरबानों ने उसकी हालत देखते पूछा। तभी नीचे गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी थी। ईमान ने भागकर नीचे देखा तो बिनिश का ड्राइवर गेट के बाहर खड़ा था। सारिम जाओ नीचे, अंकल एक पार्सल लाए हैं, उनसे लेकर आओ। उसने 10 साला सारिम को भेजा था और खुद धड़कते दिल के साथ इंतजार करने लगी थी। क्या हुआ है, कुछ हमें भी तो बताओ। मेहरबानों से सब्र नहीं हुआ था, इससे पूछ लिया। सब्र करो, खुद ही देख लेना। उसकी हालत अजीब हो गई थी। कुछ देर बाद सारिम पार्सल उठाए ऊपर आया था। ईमान ने कांपते हाथों से पार्सल थामा था और फिर वहीं बैठ गई थी। मेहरबानों, उमैज़ा और बाकी सारे बच्चे उसके इर्द-गिर्द जमा हो गए थे। सब देखना चाहते थे इसमें ऐसा क्या था। ईमान ने पार्सल को खोला और अंदर से जो निकला था उसे देखकर उसकी आंखें भर आईं। ये एक बैग था जिस पर स्टाइलिश सा आरजे लिखा था और उसके साथ छोटा सा टेडी बियर लटका था। उस पर भी आरजे मेंशन था। बैग के निचले कोने पर कुछ लिखा था, मेड बाय एल्फ। ईमान ने कांपते हाथों से आरजे के नाम को छुआ था। दिल अजीब सी कैफियत में मुबतला हो गया था। आंखों में नमी उतर आई थी। ईमान ने उस बैग को सीने से लगा लिया। बच्चों की दिलचस्पी की कोई चीज़ नहीं निकली थी। वो सब वापस पलट गए। बादल जो आसमान को घेर चुके थे वो अब बरसना शुरू हो चुके थे। ये लड़की पागल है। मेहरबानो तो उसकी हालत पर मुस्कुराई थी और फिर नीचे चली गई, जबकि उमैसा खुशी से इस मौके पर पहले ही चाय रख कर आई थी और अब लेने गई थी। बारिशों का आरजे से गहरा ताल्लुक था और अभी भी जैसे ही आरजे का नाम आया था, बारिश ने हौले हौले बरसना शुरू किया था। पहली बूंद जब ईमान के हाथ पर गिरी तो उसे सर उठाकर आसमान देखा। बारिशें यूं अचानक हुई। आरजे का जुमला जो अक्सर वो बारिशों में गुनगुनाता था उसे सुनाई दिया। उसकी आंखों में तशक्कुर के जज्बात थे। थोड़ी देर पहले वाली चुभन, तकलीफ और दर्द वो सब भूल चुकी थी। हाँ, वो ईमान बिनते अब्दुल्ला थी, जो आरजे की बहुत बड़ी फ़ैन थी और रूहान जबील से अकीदत रखती थी। तुझ पे उठी हैं वो खोई हुई साहिर आंखें, तुझको मालूम है क्यों उम्र गंवा दी हमने। वो धब से सीट पर बैठ गई थी। ये गिरने वाला अंदाज था, वो अपने होशो हवास में नहीं थी। दिल अभी तक तेजी से धड़क रहा था। कैसे पस्सियां तोड़कर बाहर आ जाएगा, उसे यकीन नहीं आ रहा था। जिसे वो अभी देख कर आई थी वो वही था जिसकी तलाश में वो घर से निकल आई थी। वो अपने फाइनल सेमेस्टर की फाइनल एग्जाम्स छोड़ आई थी। कई लम्हे वो यूं ही गुमसुम सी बैठी रही। फिर उससे अपने बैग से एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर निकाला, कुछ लबों पर जुबान फेरी और उसे ऑन कर दिया। उसके बाद उसे होले होले बोलना शुरू किया। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने उसे देखा है, उस शख्स को जिसकी मैं दुनिया में शायद सबसे बड़ी फ़ैन हूँ, उसके शाहकारों की, उसकी तहलीक की और सबसे बढ़कर उसकी ज़ात की। मैंने जब देखा तो मेरा दिल ज़ोर से धड़का। मैंने कहा था मैं उसे पहचान लूँगी और आज सैकड़ों लोगों की भीड़ में मैंने उसे पहचान लिया। वो आँखें बंद किए बैठा था। दिल किया अभी उसके पास बैठ जाऊँ और वो कहानी सुनूँ जिससे उसे बदल दिया। वो कहानी सुनूँ जिसकी वजह से वो जगह-जगह भटक रहा है। दिल कर रहा था जल्दी से उस लड़की का नाम पूछूँ, उस ज़ात के बारे में जानूँ जिसका जोग लिए वो जोगी जैसा रूप धारे बैठा है। किसी किस्सा गो की मानिंद वो मुझे बुत साज़ों का वो किस्सा सुनाए जिसे सुनने को मैं बेताब हूँ। लेकिन उससे आंखें ही नहीं खोली और मुझे लगा था मैं मज़ीद उसके सामने खड़ी रही तो गिर जाऊँगी। इससे मैं पलट आई। मैं कुछ देर बाद फिर जाऊँगी, फिर पूछूँगी और मैं अब ये सफ़र उसी शख्स के साथ करूँगी। यू नो व्हाट? वो रफ हुलिये में हर मंज़र को मात देने की ताकत रखता है। वो चुप हो गई क्योंकि अल्फाज से ख़त्म हो गए थे। उससे टेप रिकॉर्डर बंद कर दिया और सीट से टेक लगा ली। ट्रेन अब लाहौर जंक्शन स्टेशन से निकल चुकी थी। प्लीज़ एमा, प्लीज़ प्लीज़ चली जाना यार। रोज़ उसकी मिन्नतें कर रही थी। देखो अगर मेरे फियांसे के फादर की डेथ ना होती तो मैं खुद चली जाती, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ। आज लास्ट डेट है, अगर मैं आज ना गई तो मुझे नेक्स्ट सेशन तक वेट करना पड़ेगा और मैं नहीं कर सकती। तुम नहीं जानती, मिस्टर मार्सिल के मुजस्समा साजी के कोर्स में एडमिशन लेना मेरा बहुत बड़ा शौक है। रोज़ तुम मेरी रूटीन जानती हो, मेरे पास सच में टाइम नहीं होता, मैं कैसे चली जाऊँ? और रोज़ बनकर तो बिल्कुल नहीं जा सकती। उसने साफ इनकार किया था। उसके इनकार पर रोज़ का मुंह लटक गया था। तुमने कुछ भी तो नहीं करना, बस जाकर एडमिशन फॉर्म फिल करना है
उसकी सारी डिटेल्स मैंने तुम्हें व्हाट्सएप कर दी हैं और एडमिशन फ़ीस मैं सबमिट करवा दूँगी। बस तुम मुझे मैसेज कर देना। वो रूहान सी हो गई थी। एमा ने हफ़्की भरी नज़रों से उसे देखा। प्लीज़ यार, मैं ये मौका नहीं खोना चाहती। मुझे पूरा साल इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं फ्यूनरल के बाद चली जाती, लेकिन मासिल के रूल्स बहुत सख्त हैं। लेट आने पर एडमिशन नहीं मिलता। एमा ने उसकी बात सुनकर एक गहरा सांस लिया। अभी मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, फ्री हो गई तो तुम्हें मैसेज कर दूंगी, मुझे लोकेशन भेज देना। वो संजीदा लहजे में कहती कमरे से निकल गई, जबकि रोज़ का चेहरा खिल उठा था। यू आर जस्ट लव एमा। वो उसके अकब में खुशी से चिल्लाई थी। फिर ये याद आने पर कि उसके होने वाले ससुर की डेथ हो गई है, वो फ़ौरन संजीदा हुई। चेहरे पर मुनाफटी गम के तासुरात लाते हुए वो भी अपना बैग उठाकर कमरे से निकल गई। उसका रुख अपने फियांसे के घर की जानिब था। 1 घंटा वहाँ गुज़ारने के बाद शनाया जा चुकी थी। वो उसकी इकलौती दोस्त थी जो मिलने आ जाया करती थी। उसने कभी शनाया को अपनी दोस्त नहीं कहा। अलबत्ता शनाया सबसे यही कहती थी कि वो मासील की बेस्ट फ्रेंड है। वो उसे इम्प्रेस करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। वो इंडिया से थी और पिछले 2 हफ्ते वो वहीं गुजार कर आई थी। और जैसे ही वापस आई तो सबसे पहले मासील से मिलने आई। पर उससे मासील की पर्सनल असिस्टेंट से मालूमात हासिल कर ली थी कि वो आजकल रूस पर काम कर रहा है। इसीलिए वो उस पर रिसर्च करके आई थी। मासील कोई बिजनेसमैन नहीं था, ना उसके पास बहुत सा पैसा था। हाँ, अलबत्ता उसके पास एक हुनर था, मुजस्समा साज़ी का हुनर। और उस हुनर ने उसे इतना मशहूर करवा दिया था कि लोग उससे मिलने को बेताब रहते थे। उसके मुजस्समे आम लोगों की पहुंच से बाहर होते थे और हर तरह के मुजस्समे बनाता था वो। सादा, खूबसूरत और बोल्ड, लेकिन बनाता वो अपनी मर्ज़ी से था। किसी के कहने पर वो कुछ नहीं बनाता था। हाँ, अलबत्ता वो मुजस्समा साज़ी सिखाता था। उसका एक इंस्टीट्यूट था जो मासील के नाम से मशहूर था। इसीलिए सब उसे मासील ही बुलाते थे। और इंस्टीट्यूट के मामलात को सँभालने के लिए उसने एक असिस्टेंट रखी हुई थी जिसका नाम मार्था था। वो अपना काम अच्छे से करती थी। जैसे ही शनाया गई तो मासील ने गहरा साँस लिया और फिर उसकी नज़र मेज़ पर रखे अखबार पर पड़ी। उसे वो उठाया और पढ़ने लगा। बेध्यानी में सफ़े पलटते अचानक उसकी नज़रें थम सी गईं। रूह क्या है? ये ऐसा सवाल है जो हम अक्सर और बेशतर सुनते रहते हैं। इसके साथ ही कहीं न कहीं ये सवाल हमारे शोर-लाशोर में पनपता रहता है, लेकिन हम इसका कोई ऐसा मौसर जवाब नहीं ढूँढ पाते, जो हमारे अंदर के मुल्हद को मुतमिन कर सके। जी हाँ, हमारे अंदर का मुल्हद, वो बेहासा बढ़ता चला गया। ऐसी चीज़ों में उसे वैसे ही भी दिलचस्पी थी। यहाँ कुर्तबा और गन्नाता की गलियों में घूमते-फिरते अक्सर ये सवाल मेरे ज़हन से टकराया। मैंने खुद से कहा कि रूह अल्लाह का अमर है, लेकिन मेरा नफ्स जो कभी मेरा दोस्त बन जाता है, तो कभी मेरा दुश्मन, उसने जवाब दिया, नहीं, कुछ और जवाब दो। आज की दुनिया की साइंस इस बारे में क्या कहती है? वो बज़िद रहा और मैं सोचती गई, तुम्हें क्या लगता है? तुम इस दुनिया में कब से हो? मैंने अपने अंदर के मुल्हद से पूछा। मैं हमेशा से हूँ। ये तो तुम्हारा मज़हब है जो जीने और मरने का एक वक़्त मुतय्यन किए बैठा है। उससे कहका लगाया। तुम्हारा खुदा कहता है, मैंने इंसान को मिट्टी, पानी और बहुत से अज्जा के मिलाप से बनाया और यकीनन ये अज्जा कायनात से लिए गए हैं। तुम साइंस की तलबा हो। तुम जानती हो ये अज्जा इस कायनात में बरसों सालों से मौजूद हैं और इंसान के मरने के बाद भी उसका जिस्म मिट्टी बनकर इसी दुनिया में रह जाएगा। यानी इंसान का वजूद कभी ख़त्म नहीं हो सकता। वो सदियों पहले से कायनात में मौजूद है और आखिरी दिन तक मौजूद रहेगा। उससे ताश का बड़ा पत्ता फेंका था। मैं खोली से मुस्कुरा दी। तुमने ठीक कहा। तुम कायनात में सदियों से मौजूद हो, लेकिन तुमने सदियों पहले के वक्त को नहीं देखा। तुम नहीं जानते सन 1200 में दुनिया कैसी दिखती थी। क्या तुम जानते हो कि तुमने अपनी आंखों से सदियों पहले की कायनात को देख रखा है? और क्या जब तुम्हारी आंखें बंद कर दी जाएंगी, तुम्हारी महसूसात को छीन लिया जाएगा, तब भी सदियों बाद की कायनात को देख पाओगे? तुम्हारे अज्जा कायनात में पहले से मौजूद थे, फिर ये खुद ब खुद क्यों नहीं जुड़ गए? ये शऊर तुम्हें अभी ही क्यों मिला और कहाँ से मिला? मैंने भी कुछ ऐसे सवाल किए कि वो तसब्बुस का शिकार सा नजर आया। तमाम अज्जा को छोड़कर इंसान को जो एक इनफरादी वजूद दिया गया है, उसके अंदर जो ये शऊर लाया गया है, उसकी आँख जो कायनात को देख सकती है, जो सालों से इस कायनात में वजूद रखने के बाद नहीं देख पाई थी, यही तो रूह है। इसे ही तो खुदा ने रूह का नाम दिया है। इसे ही तो अल्लाह का अमर कहा गया है। अल्लाह ने कहा हो जा, सब होता गया। अज्जा मिलते गए, जिस्म बनता गया और फिर शऊर दिया गया। सब कुछ देखने समझने की सलाहियत कायनात की इन अज्जा के पास नहीं है। ये तो हम में फूकी गई है। जो सलाहियत फूकी गई है, वही तो रूह है
और जिस दिन उस रूह को निकाल लिया जाएगा, सब पहले जैसा हो जाएगा। ना तुम देख पाओगे, ना सुन पाओगे, ना महसूस कर पाओगे। मुझे महसूस हो रहा था मेरा चेहरा शिद्दत जज्बात से सुर्ख पड़ चुका था। मेरी आंखों में अजीब सा जलाल उतर आया था। मेरे जिस्म का रोम रोम उस मुल्हद के सामने डटकर खड़ा हो गया था। वो कह रहा था, तुम मुझे बहकाओगे? तुम? अरे जाओ, तुम तो खुद बहके हुए हो। उस मुल्हद का मुखरू चेहरा भींच सा गया था। और क्या कहा तुमने? तुम इस कायनात में पैदा होने से बहुत पहले से हो। तुम भूल रहे हो, ये भी मेरे खुदा की मेहरबानी है। उससे हमारे असल को, जो हमारा रूहानी वजूद यानी हमारी रूह है, बहुत पहले पैदा कर दिया था। और फिर फरमाया, सूरह बकरा, जहाँ वो हमेशा रहेंगे। हमारा असल वजूद कभी मरने वाला नहीं, क्योंकि वो अल्लाह का अमर है और वही रूह है जो हमेशा से है, हमेशा रहेगी। मैं मज़ीद भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो मकरूर चेहरे वाला मुल्हिद मुझे गुस्से से घूरता भाग गया था। उसके जाने के बाद मैंने सुकून का सांस लिया और खुदा का शुक्र अदा किया। बेशक ये शैतान ही है जो इंसान के दिल में वसवसे डालता है। यही हमारे नफ्स में सरायत करके हमारे अंदर के मुल्हिद की शक्ल अख्तियार कर लेता है। और खुदा ही है जो हमें शैतान की पनाह से महफूज रखता है। और इसलिए खुदा पर कामिल यकीन होना बहुत ज़रूरी है। कालिम निगार ईमान बिनते अब्दुल्ला। मासिल ने वो कॉलम किसी ट्रांस की कैफियत में पढ़ा था और फिर उससे अखबार बंद करके रख दिया। कौन थी ईमान? वो नहीं जानता था, लेकिन मासिल ने इतराफ़ किया था, वो लड़की इंटेलेक्चुअल थी। शायद वही थी जो उसके सवालों का जवाब दे पाती, उसके अंदर के मुल्हिद को भगाने में मदद करती। ईमान बिनते अब्दुल्ला, तुम मुझे कहाँ मिल सकती हो? उससे गहरा सांस फिजा में खारिज किया था। इस सवाल का जवाब तो उसके पास भी नहीं था। वो 5-6 साल का बच्चा था जो फुटबॉल थामे सीढ़ियों से उतर रहा था, लेकिन पहली सीढ़ी पर कदम रखते ही उसका मुंह फिसला और वो सीढ़ियों से गिरता चला गया। ज़मीन तक पहुँचते पहुँचते उसका सर फट चुका था, जिससे खून बहने लगा था। गिरने के कुछ लम्हों तक वो बच्चा वैसे ही लेटा रहा, जैसे गिरा था। उसे कुछ समझ नहीं आया था उसके साथ क्या हुआ था। फिर वो बिना रोए उठा और अपना फुटबॉल उठा लिया। उसे अपने चेहरे पर कुछ गर्म चीज़ फिसलती महसूस हुई थी। उसे हाथ लगाकर देखा तो खून था जो बहता ही चला जा रहा था। खून देखकर वो खुद घबराया, लेकिन फिर बिना रोए वो अपनी मामा को आवाज़ें देता किचन की जाने भागा। मामा, माँ, माँ। वो उन्हें पुकार रहा था, लेकिन हैरानकुन बात ये थी कि उसे ना तो दर्द महसूस हो रहा था और ना ही डर लगा था। बस खून उसके लिए अजीब था। उसकी माँ उसकी पुकार पर बाहर आई, पर जैसे ही उसने बच्चे के सर से खून निकलता देखा, वो तड़प कर अपनी बेटी की जानी पड़ी। उसने अपना दुपट्टा उसके सर पर रखा और उसे उठाकर बाहर की जानी भागी। बाहर ड्राइवर मौजूद था, वो भी बच्चे को देखकर घबरा गया। कुछ देर बाद वो बच्चा अपनी माँ के हमरा अस्पताल में मौजूद था। डॉक्टर बच्चे की मरहम पट्टी कर रहे थे। उसे 3 टाँके लगे थे, जबकि बच्चा बहुत खामोश बैठा ये सब बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। अलबत्ता जब उसने अपनी माँ की आंख में आंसू देखे तो उसे दुख हुआ। डॉक्टर ने जब मरहम पट्टी कर दी तो औरत ने बच्चे की गाल पर प्यार किया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। मेरे बेटे को कितना दर्द हो रहा होगा ना? दर्द? वो क्या होता है? बच्चे ने ताज्जुब से पूछा था। माँ ने उसकी बात सुनकर उसे खुद से अलग किया। वह हैरत से देखा। वो जानती थी उसका ये बेटा बड़ी हिम्मत वाला था। वो कम कम ही रोता था, बल्कि रोता ही नहीं था। वो सब कुछ सह जाता था, तो उससे बच्चों से लड़ता झगड़ता नहीं था। आपको दर्द नहीं हो रहा? माँ ने बच्चे से पूछा। नहीं। बच्चे ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। बच्चे की माँ और डॉक्टर ने बायक वक्त एक दूसरे को देखा था। डॉक्टर की आंखों में हैरत, जबकि बच्चे की माँ की आंखों में खौफ था। वो दोनों एक दूसरे की निगाहें समझ सकते थे। उस औरत ने अपने खुश्क लबों पर जुबान फेरी। कुछ था जो अलग था, कुछ था जो अलग और पूरा होने वाला था। रात के 1:30 बजे का वक्त था। ट्रेन रावलपिंडी स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। नींद जिया की आंखों से कोसों दूर थी। वो जवेरिया अब्बास, जिसकी जहानत पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर थी, वो पिछले 5-6 घंटों से उसी सोच में मगन थी। वो कैसे चाहे और उस शख्स से कैसे मुखातिब हो, कैसे वो उसकी कहानी जाने। यहाँ ट्रेन आधा घंटा रुकने वाली थी। मौसम बरसात था, आसमान अपर-आलूद था। वो ट्रेन से नीचे उतरी तो ठंडी हवाओं ने उसका इस्तकबाल किया। उसे भूख भी लगी थी, चुनाचा वो खाने की तलाश में इधर-उधर देखने लगी। कुछ देर बाद वो चाय की कप लेकर उसके केबिन की जाने पड़ी। दिल तेज़ी से धक-धक कर रहा था। वो जानती थी उसने अकेले पूरा केबिन बुक किया था, तभी वो अकेला सफ़र कर रहा था। कुछ देर बाद वो केबिन तक पहुँची और उसने दरवाज़ा खोला।
वो सामने ही शॉल लपेटे खुली खिड़की से बाहर दिख रहा था। हवा चलने के बायस उसके माथे पर बिखरे बाल उड़ रहे थे। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उसे डरते डरते पूछा था। आहट और आवाज़ पर उस शख्स से गर्दन मोड़कर उसे देखा कि वही आवाज़ थी जो उससे शाम में भी सुनी थी, लेकिन फिर नज़रअंदाज कर दी। चांद कभी बादलों के ओट से निकल आता और कभी गहरे स्याह बादल उसे छुपा देते। वो खामोशी से कुछ देर देखता रहा, फिर बिना कोई जवाब दिए चेहरा वापस खिड़की की जानिब मोड़ लिया। एक साया सा जिया के चेहरे पर लहराया, लेकिन फिर उससे हिम्मत की और खुद ही उसके सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई। क्या आप जानते हैं, मैं आपकी वजह से इस वक्त इस ट्रेन में हूँ? उससे बैठते हुए डिस्पोजेबल चाय का कप उसकी जानिब बढ़ाया। वो बेतासुर निगाहों से उसे देखता रहा। मैं जानती हूँ, अब आपको चाय पसंद है, तो खामोशी से इसे थाम लें। वो माहौल पर छाई कुल्फत ख़त्म करने की कोशिश करते हल्के फुल्के अंदाज में कह रही थी। उससे कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से वो कप थाम लिया। जिया अपनी तमाम हंसियात से उसे ही देख रही थी। वो चाय का कप हाथ में थाम कर एक बार फिर से बाहर देखने लगा। उसके माथे पर बड़े बाल हवा चलने के बायस उड़ रहे थे। जिया ने उस लम्हे में खुद को बेबस पाया था। जाने कितने लम्हे वो उसी मंजर को देखती रही। अपने चेहरे पर नज़रों की तपिश महसूस करते उससे पलट कर जिया को देखा। कमाल की बात ये थी, दोनों की चाय ठंडी पड़ चुकी थी। जिया के लिए वजह वो सामने बैठा शख्स था, जबकि जो सामने बैठा था वो अपनी सोचों में गुम था। क्या वो बहुत खूबसूरत थी? उससे अपनी जानिब सवालिया नज़रों से तकते जिया पहले तो बड़बड़ाई, फिर बिलाखिर पूछ ही लिया। बहुत। जिया ने पहली बार उसके मुंह से कुछ सुना था। वो शायद बेहासा कह गया था। जिया ने गहरा सांस लिया और चाय का कप सीट पर रखकर गला साफ करते बोली, मैं पहले बता चुकी हूँ, मेरे इस वक्त यहाँ होने की वजह आप है। मैं अपने फाइनल एग्जाम्स छोड़कर आई हूँ, वो इसलिए कि मैं आपकी ज़िंदगी पर एक शॉर्ट फिल्म बनाना चाहती हूँ। इसलिए ज़रूरी था कि मैं आपकी आप बीती आपकी ज़बानी ही सुनूं। जिया की इस बात पर उसने जिया को ऐसे देखा जैसे वो पागल हो गई हो या उसका दिमाग हिल गया हो। वो कई सारी तो उसे देखते रहा, फिर होले से मुस्कुरा दिया। एहसाया मुस्कुराहट, जबकि जिया तो उसकी मुस्कुराहट पर पत्थर हुई थी। ये किसी ने आपको बताया कि आपकी मुस्कुराहट अच्छी है? शायद वो बातूनी लड़की थी, इससे चुप नहीं बैठ सकती थी। जिया की ये बात सुनकर उस शख्स के होंठों की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। दिमाग एक बार फिर से मासी के पन्नों में उलझने लगा था। तुम्हें मुझ में सबसे अच्छा क्या लगता है? वो इश्तियाक से पूछ रहा था। मैंने कभी गौर नहीं किया। उससे आइसक्रीम का चम्मच मुंह में डालते लापरवाही से जवाब दिया था। वो ऐसी ही थी, कभी गौर से किसी इंसान को तकती ही नहीं। वो हैरत और गम के मिले जुले तासुरात से उसे देखने लगा। ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने सच में कभी गौर नहीं किया आप पर। वो हल्की से बड़बड़ाई। हाँ, तो अब देख लो ना, और देख कर बताओ तुम्हें मुझ में क्या पसंद आया। वो मुस्कुराया था। आपकी एक बात अच्छी है कि आप सच बोलते हैं। जवाब फौरन आया था। उसके जवाब पर वो बस उसे घूर कर रह गया। मैं लुक्स की बात कर रहा हूँ। वो भी खफा हुआ था। मैं जानता हूँ मैं हैंडसम हूँ, लेकिन मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर लड़की ने आइसक्रीम छोड़कर उसे सर से पांव तक घूरा। उसे ऐसे घूरते देखकर वो बेहासा हंसिया। हाँ, ये हंसी, ये अच्छी है। और बाल भी। उसने उंगली से उसके बालों की तरफ इशारा किया। इतना क्यों खो जाते हैं आप? जिया की आवाज़ को वापस लौट आया था। होंठों पर जख्मी मुस्कान उभरी थी, जबकि आंखों में हंसियत थी। गम बांटने से हल्का होता है, वो संजीदा लहजे में खोया हुई। जाओ यहाँ से। वो बोला भी तो क्या, लहजा सर्द था। जिया के दिल पर खोसा सा पड़ा था। उसके चेहरे पर साया सा लहराया। अगले ही पल वो खुद पर काबू पाते बोली, ऐसे नहीं जा सकती मैं, आप मेरे कर्जदार हैं। जिया की बात पर उसकी आंखों में फिर से सवाल उभर आया था, जैसे पूछ रहा हो कि कौन सा कर्जा। उसके इस तरह देखने पर जिया ने नसें चुराई। जाने क्यों वो शख्स सारी बातें आंखों से ही करता था। हाँ, आप देखिए ना, अभी मैंने आपको चाय दी, आपने कौन सा मुझे पैसे दिए, तो आप मेरे कर्जदार हुए ना। वो कंधे उचकाती बोली। उसकी आंखें फिर से जिया को पागल का कमेंट दिया था। और ये कर्जा तब उतरेगा जब मैं बाकी का सारा सफर आपके साथ तय करूं। वो अपना फैसला सुना चुकी थी। जिया की बात सुनकर उसे सर झटक दिया जैसे सुना ही ना हो, और फिर ठंडी हो चुकी चाय को होंठों से लगाया। वैसा जाहिर कर रहा था जैसे जिया वहां मौजूद ही ना हो। चंद ही लम्हे गुजरे थे जब जिया की आवाज़ उसकी समाज से टकराई। क्या आपको वो पहली मुलाकात याद है, जब वो आपसे मिली थी? कैसी लग रही थी वो? पहली मुलाकात, ये अल्फाज उसके जहन में रक्स करने लगे थे। वो भला कैसे भूल सकता था वो पहली मुलाकात। आधा घंटा गुजर चुका था, ट्रेन फिर से चल पड़ी थी।
और उसके साथ ही उसकी यादों की ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी। तो आप लोग तैयार हैं पहली मुलाकात के लिए? अगली एपिसोड का इंतज़ार करना पड़ेगा बस।